नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटी नालंदा यानी कि प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा के ऊपर। तो आज की वीडियो का जो विषय है वो प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है और इससे जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनता है उसके ऊपर आज की वीडियो में डिस्कस होगा, ताकि अगर आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या अदर किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका सही जवाब दे सकें। तो अगर प्राचीनतम विश्वविद्यालयों का नाम लिया जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है। और अगर इसके बाद किसी प्राचीन विश्वविद्यालय का फेमस प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम आता है तो वह है आपका नालंदा। तो तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है और नालंदा भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। तो नालंदा देखा जाए तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के करीब स्थित है ये साइट, और नालंदा आपके बिहार में उपस्थित है। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा के ऊपर। तो सबसे पहले हम नालंदा शब्द के फुल फॉर्म को समझेंगे। देखिए, नालंदा दो शब्दों से मिलके बना है, नालम प्लस दा। तो नालम का अर्थ होता है कमल और दा का अर्थ होता है देने वाला। तो कमल जो है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो नालंदा का अर्थ हुआ ज्ञान को देने वाला। कहीं कहीं दा का अर्थ सरोवर से लिया जाता है, सरोवर, और सरोवर में कमल यानी कि ज्ञान का प्रतीक है। ठीक, तो प्राचीन विश्वविद्यालय जो नालंदा है उसके नाम को आपने समझा। अब बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो देखिए, प्राचीन समय में जो भारतवर्ष था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था, और उसी महाजनपद में एक महाजनपद था आपका मगध, और इसकी राजधानी गिरवज, वर्तमान में राजगीर। और आज यह स्थान जो है ये पटना के करीब 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और मगध का ही आज आधुनिक नाम बिहार है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, नालंदा की स्थापना होती है 450 ईस्वी में, कहीं कहीं 425 ईस्वी भी दे दिया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कब स्थापना हुआ और 450 है तो 450 को सेलेक्ट करिए, 425 है तो 425 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना 450 ईस्वी में होती है, और किसके द्वारा होता है? कुमारगुप्त के द्वारा। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई 5वीं शताब्दी में, और नालंदा 427 ईस्वी से आपका 97 तक देखा जाए तो भारत में उच्च शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था। और इस विश्वविद्यालय पे देखा जाए तो 3 बार आक्रमण हुआ। पहली बार जब आक्रमण होता है तो इसको पुनः स्थापित कराते हैं स्कंदगुप्त ने। जब दूसरी बार इसके ऊपर आक्रमण होता है तो उसको फिर से पुनः स्थापित कराते हैं हर्षवर्धन। और तीसरी बार जब इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, नष्ट कराया जाता है, तो उसके बाद फिर ये देखा जाए तो फिर पुनः स्थापित नहीं हो पाती है। और थर्ड बार जो इसको नष्ट करते हैं वो हैं आपके बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी का नाम जो है इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने में आता है, और यह विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी में नष्ट होता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो इसके ऊपर और डिस्कस होगा, लेकिन चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए।
आपका नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए कहा गया है कि यह दुनिया का सबसे पहला बौद्ध विश्वविद्यालय था। दुनिया का सबसे पहला बौद्ध विश्वविद्यालय था। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से होती थी। डायरेक्ट कोई प्रवेश नहीं होता था इस विश्वविद्यालय में। यहाँ पे जो द्वारपाल होते थे, यानी कि जो गेट होता था, वहाँ पे द्वारपाल बैठते थे और द्वारपाल ही जो छात्र होते थे उनका देखा जाए तो साक्षात्कार करते थे। और बौद्धिज्म का ज्ञान देखा जाए तो आवश्यक होता था, साथ में संस्कृत का ज्ञान आवश्यक होता था इस विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था। और द्वारपाल देखा जाए बहुत ही हायर एजुकेटेड पर्सन होते थे उस समय। उनको ये काम दिया गया था कि गलत व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर पाए। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश करे वो उस विश्वविद्यालय के लायक हो। तो द्वारपाल ही प्रवेश परीक्षा लेते थे और कहा जाता है कि 100 छात्र अगर प्रवेश परीक्षा देते थे तो उसमें 10 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते थे, 10 ही छात्र प्रवेश पाते थे। तो इतना कठोर यहाँ पे देखा जाए प्रवेश का नियम था। आगे की पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए कहा गया है इस विश्वविद्यालय में प्रवेश का नियम कठोर था, जहाँ 100 में से 10 छात्र ही विश्वविद्यालय में प्रवेश कर पाते थे और यहाँ प्रवेश परीक्षा अनिवार्य था। तो सोचिए उस समय भी कितना हाईटेक तरीके से, कितना देखें तो आधुनिक तरीके से हर चीज़ें वहाँ पे उस विश्वविद्यालय में चलती थी। यानी कि वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था थी। दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय ये था। खाना वहाँ पे फ्री था, वहाँ पे लेक्चर हॉल था, वहाँ पे देखा जाए तो एजुकेशन पूरा का पूरा शिक्षा मुफ्त था। छात्र और शिक्षा का अनुपात भी बहुत बेहतर था। तो देखिए कहा गया है इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी जो मिलती है वो चीनी यात्री हेनसांग के लेखों से प्राप्त होता है। और हेनसांग यहाँ 15 वर्ष तक अपना समय देते हैं, जिसे 5 वर्ष देखा जाए तो शिक्षा वो ग्रहण करते हैं और 10 वर्ष कहा जाता है कि अध्यापक के पद पे यहाँ बिताते हैं। तो हेनसांग क्या लेख था जिसको कहा जाता है सुजुकी के नाम से जाना जाता है। और ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इनका लेख उपस्थित था। और वहाँ पे पढ़ने के बाद कुछ पुरातत्वविद जो थे नालंदा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर यहाँ पे बिहार में वो आते हैं और फिर यहाँ के जो खंडहर हैं वहाँ पे खुदाई करते हैं, साइट पे खुदाई करते हैं और फिर वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष वहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो बताया जाता है कि विश्वविद्यालय में 4 गेट हुआ करते थे, लेकिन अभी तक एक भी गेट खोजा नहीं जा चुका है, क्योंकि 90% तक खुदाई अभी यहाँ पे हुआ ही नहीं है। ओनली 10% तक यहाँ पे खुदाई हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ का जो विश्वविद्यालय का देखें तो एजुकेशन सिस्टम चलता था। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मान के चलिए बिल्डिंग होता था, जिसमें बीच में ये लेक्चर हॉल हुआ करता था, लेक्चर हॉल। और यहाँ पे साइड में क्या होता था, साइड में यहाँ पे कमरे होते थे, यानी कि छात्रों का आवास होता था। तो यहाँ छात्र शाम में विश्राम करते थे और मॉर्निंग में देखा जाए तो यहाँ पे शिक्षक और छात्र देखें तो साथ बैठ के यहाँ पे विचार विमर्श, वाद विवाद आदि चीज़ें यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये उस समय का देखा जाए तो विश्वविद्यालय का सिस्टम था एजुकेशन रिसीव करने के लिए। और आप लोग सोचेंगे कि इस विश्वविद्यालय का, ठीक है, फंड कहाँ से आता था, वित्त कहाँ से आता था, कैसे विश्वविद्यालय रन करता था। तो देखिए उस समय जो था राजा जो होते थे वो इस विश्वविद्यालय को फंड देते थे, जिसके द्वारा ये विश्वविद्यालय चलता था और छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। और सिर्फ भारत के ही छात्र नहीं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, यहाँ पे विश्व भर के छात्र आते थे। जैसे आपका जापान हो गया, आपका तिब्बत हो गया, आपका चीन हो गया, आपका ईरान हो गया, आपका पर्सिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, ठीक है, अरब कंट्री से यहाँ पे छात्र एजुकेशन लेने आते थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि यह सिर्फ भारतीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि विश्व के सभी देशों के छात्रों के लिए यह विश्वविद्यालय था। और विश्व के देखा जाए तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे शिक्षक के पद पे बैठते थे। साथ ही छात्र भी विश्व के
कोने कोने से आके यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हेन सांग देखें तो काफ़ी फेमस नाम है जो इस विद्यालय से जुड़े रहे और शिक्षक के साथ यहाँ पे वो शिक्षा भी प्राप्त की है। और शिक्षा उन्होंने जब प्राप्त किया तो वो शीलभद्र थे, शीलभद्र के अंदर देखा अंतर्गत इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। और बताया जाता है कि उस समय जो हेन सांग थे उनका भारतीय नाम मुछ देवा था और ये 630 ईस्वी में आते हैं यहाँ पे और 645 तक यहाँ पे वो रहते हैं। और साथ ही जब यहाँ से वो चीन अपना देखें रिटर्न जाते हैं तो उनको 650 या कहा जाता है 657 किताबें उनको बुक्स उनको भेंट में दिया जाता है। और हेन सांग के समय में बताया जाता है कि यहाँ पे 10,000 छात्र स्टडी कर रहे थे और यहाँ पे 2,000 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षा छात्रों को देते थे। और कहीं कहीं कहा जाता है कि 3,000 प्लस यहाँ पे शिक्षक उपस्थित थे। और नालंदा जो प्राचीन विश्वविद्यालय था उनके खंडहरों की जानकारी देखा जाए तो हमने बताया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी पुस्तक जो थी जो हेनसांग के द्वारा लिखी गई थी उन्हीं में देखा जाए तो इसकी जानकारी मिलती है। और जानकारी जो प्राप्त करते हैं उनका नाम था हैमिल्टन बुकानन। हैमिल्टन बुकानन ने 1812 ईस्वी में नालंदा के बारे में देखा जाए पता किया और नालंदा को खोजा 1812 ईस्वी में। और उसके बाद बता रहे हैं आपको कि किसने यहाँ की खुदाई की। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो हेड डायरेक्टर थे, इन्हीं के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय की खुदाई सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अब देखिए आगे की बात कि कहा जाता है कि 7 विद्यार्थी पे एक अध्यापक यहाँ हुआ करते थे। तो शिक्षक और छात्र का रेशियो इतना देखें तो उत्तम था जो कि आज के दौर में भी इतना बेहतर देखा जाए तो विश्वविद्यालयों की शिक्षा देने की प्रक्रिया में ऐसा रेशियो नहीं आपको मिलेगा। अतः देखा जाए तो 100 छात्रों पे 15 शिक्षक यहाँ पे शिक्षा छात्रों को देते थे। तो ये काफ़ी बेहतर था, काफ़ी देखा जाए तो सिस्टमेटिक विश्वविद्यालय था प्राचीन समय में, जिसको समझने के बाद आपको लगता होगा कि कितना हमारा पहले का प्राचीन विश्वविद्यालय कितना अच्छा और कितना हाईटेक था, जिसको पढ़ के समझ के हमें पता चलेगा कि मैं कितना गौरवान्वित महसूस कर सकता हूँ इन सब चीज़ों के साथ जो आज हमें पता चलती है। आपको बता दें कि प्रथम वर्ष में जो छात्र यहाँ प्रवेश पाते थे, ठीक है, तो प्रथम वर्ष के छात्रों को अनागारिक के नाम से जाना जाता था। द्वितीय वर्ष के छात्रों को श्रामणे, फिर सगदगामी, फिर अनागामी और लास्ट में अरहत के नाम से जाना जाता था। तो देखिए कैसे कैसे देखा जाए नामों से, जैसे आप प्रीवियस ईयर कहते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो यहाँ पे देखिए कैसे जाना जाता था छात्रों को। और यहाँ पे जो पढ़ाई होता था वो 2 देखें तो भाषा के माध्यम से होती थी, पहला पाली और दूसरा संस्कृत। और यहाँ के जो फेमस देखें तो नाम जुड़े हुए हैं वो आपको याद रखना है, जैसे कि नागार्जुन थे, बसबंधु थे, धर्मपाल थे, अर्जन देव थे, शीलभद्र थे, चरक थे, आर्यभट्ट थे। ये फेमस लोग का नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ है आज भी। बताया जाता है कि जब छात्र कक्षा में यानी क्लास में एंटर करते थे तो उसके पहले यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण भी वो करते थे, यानी कि कुछ मंत्र पढ़ते थे, उसके बाद छात्र क्लास में जाते थे। यानी कि बुद्धम शरणम गच्छाम का ये जो वाक्य था ये बोलते थे, उसके बाद क्लास में जाते थे। और लेक्चर हॉल जो था वो कक्षाओं से हमने कहा कि जुड़ा हुआ था, और जो कक्षाएं थी उसमें आपका साथ में लगा हुआ कुआं होता था, चूल्हा होता था, और चूल्हा का काम देखा जाए खाने बनाने के काम में भी आता था, और साथ में साथ प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक जो वर्क होता था उसमें भी यानी एक्सपेरिमेंट के प्रयोग में भी इस चूल्हे का उपयोग किया जाता था। और साथ ही कक्षा को यहाँ पे मौन स्थली कहा जाता था, और यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति होती थी तथा छात्र
कक्षा में प्रवेश करते समय वही यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे, फिर क्लास शुरू होती थी। और यहाँ पे अनुशासन काफ़ी कठोर था तथा नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। और ये आपका जो छात्र रहते थे उनका आवास हमने कहा कि लेक्चर हॉल से सटा हुआ होता था। ये आपको देखें तो प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। साथ में आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपका काफ़ी फेमस देखा जाए एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी हुआ करता था और उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। धर्मगंज नामक इस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें 3 देखा जाए तो बड़ी बहुमंजिला इमारतें थीं। और इस विश्वविद्यालय की 3 जो महत्वपूर्ण इमारतें थीं उसमें पहला रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्नरंजक। और दूसरा जो आपका रत्नोदधि था बताया जाता था ये 9th फ्लोर का था, ठीक है, 9 मंजिला इमारत ये थी। और यहाँ पे देखिए बौद्ध शिक्षा का सबसे ज़्यादा देखा जाए पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट था, ठीक है, बौद्धिज्म का यहाँ पे देखा जाए तो ज्ञान दिया जाता था छात्रों को। और यहाँ पे बौद्धिज्म में आपका 2 संप्रदाय है, हीनयान और महायान। तो यहाँ पे महायान की शिक्षा दी जाती थी और यहाँ पे साथ साथ वेदों की शिक्षा भी दी जाती थी, लॉजिक का शिक्षा दिया जाता था, ग्रामर, मेडिसिन, योग, सांख्य, एस्ट्रोलॉजी, आपका एस्ट्रोनॉमी, साइंस, लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आयुर्वेद आज जो सब्जेक्ट है इनकी शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। आपको बता दें कि ये विश्वविद्यालय जब नष्ट होता है 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार होते हैं और यहाँ से जो थे यहाँ के जो गुरु हुआ करते थे वो काफ़ी फेमस थे मेडिसिन में। तो बख्तियार खिलजी के जो मंत्री आदि थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे अगर हम सहयोग लें तो आप सही हो सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी को यहाँ पे जो यहाँ के गुरु रहते हैं मेडिसिन में एक्सपर्ट, वो आते हैं और कहते हैं कि आपको इस तरीके से हम कुछ दवा देंगे, औषध देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो बख्तियार खिलजी का कहना होता है कि नहीं, आपसे दिया हुआ कोई भी चीज़ हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, अगर आप इनडायरेक्टली चीज़ों से कुछ बताएं कि मैं ठीक हो सकता हूं तो वो करिए। तो यहाँ पे जो गुरु रहते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है, आप इस्लामिक हैं तो आप जो है कुरान पुस्तक पढ़ते होंगे तो वही पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ समय बाद पता चला कि बख्तियार खिलजी सही में ठीक हो गए। पुनः बुलाते हैं उस गुरु को और कहते हैं कि आपने क्या किया कि मैं ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि आप जब कुरान पढ़ते थे आपके पुस्तकों पे हमने हर पेज पे औषधि का लेप लगा दिया था जिससे कि आप ठीक हो गए। अब यहीं से शुरुआत होता है। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को लगता है कि ये इतने बेहतर हैं, कल जाके ये काफ़ी बेहतर होंगे और ये काफ़ी आगे निकल जाएंगे, जिसकी वजह से उनको लगता है कि इन सब चीज़ों को नष्ट कर देना चाहिए। तो कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी इस विश्वविद्यालय को पूरा का पूरा नष्ट करा देते हैं। यहाँ पे जितने लोग होते हैं उसको भगाते हैं, मारते हैं, जो भी होता है गलत वो ये करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे जो धर्मगंज नामक पुस्तकालय था, बताया जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा आग लगाया जाता है और बताया जाता है कि लाखों पुस्तकें यहाँ पे 3 महीने से 6 महीने तक जलती रह जाती हैं। तो काफ़ी फेमस जो विश्वविद्यालय का एक दर्दनाक अंत होता है और बख्तियार खिलजी इसका पूरा का पूरा कारण होता है। लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने गलती से इसको देखें तो नष्ट कराया, क्योंकि उसको लगा कि यह किसी राजा का किला है। ठीक है, तो अब चीज़ें देखा जाए जो हैं आपके सामने है और इससे जुड़ा हो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो आप ले सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।